गुड मॉर्निंग वो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में स्विक्स में आपका चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष यानी कि जनता का संघर्ष, और वो संघर्ष कैसे आंदोलन का रूप लेता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले जितने भी इसके अध्याय पढ़े हैं उसमें या तो हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा है, या लोकतंत्र का बंटवारा पढ़ा है, जाति को लेकर पढ़ा है, लैंगिक मसले पढ़े हैं। लेकिन इस लेसन में हमने जो भी जन संघर्ष या लोक आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन 2006 में नेपाल में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, नेपाल को तीसरी लहर के देशों में गिना जाता है। तीसरी लहर के देश जो 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र में आए या जिन्होंने जन संघर्ष किया उनमें नेपाल का नाम भी लिया जाता है। तो नेपाल में जो राजा थे उन्होंने औपचारिक रूप से सारा राज्य उनको अपने हाथों में ले रखा था, लेकिन जो इसका कार्य था वो वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। तो उस राजा ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान पर एक रहस्यमय स्थिति में उनका कत्ल कर दिया गया। राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। ठीक है, उसके बाद नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र, उनको नेपाल का राजा चुना गया, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक के कार्यों में अपनी कमजोरी दिखाई। उन्होंने भी कमजोरी का फ़ायदा उठाया सरकार की। तो 2006 में अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य था शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में आ जाए। इसलिए लोग उनके कार्य से खुश नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि इनसे पूरे राज्य को ले लिया जाए। जो ये राज्य पर इन्होंने, इस देश पर इन्होंने हक जमा रखा है, उसको वापस ले लिया जाए। उसके बाद माओवादी है, जैसे कि चीन था, जो चीन क्रांति के नेता, ठीक है, माओ की जो विचारधारा थी उसको मानने वाले साम्यवादी नेता, ये माओवादी कहलाते थे। ठीक है, तो जब ये संघर्ष हुआ नेपाल के लिए, तो 2006 में इसका जो अल्टीमेटम था उसका अंतिम दिन था 24 अप्रैल 2006 में। तो उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, ठीक है, एक आंदोलन खड़ा कर दिया पूरी जनता ने मिलकर। ठीक, तो इसके बाद गिरिजा प्रसाद का, जो कोइराला का अंतरिम जो सरकार था, वो उसका प्रधानमंत्री उनको चुना गया। ठीक है, तो उसके बाद आया बोल्विया का जल युद्ध। नेपाल के बाद जो युद्ध हुआ वो था बोल्विया का युद्ध। तो इसमें जन संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता ने ये चलाया था आंदोलन। ये आंदोलन क्या था कि बोल्विया लातीन यानी कि अमेरिका का एक छोटा सा गरीब देश है। ठीक है, जो विश्व बैंक है वो यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा ही जल की आपूर्ति किया करते थे। लेकिन एकदम क्या हुआ कि उन्होंने जो जल की वो थी उसके ऊपर 1000 रुपये का मासिक बिल लगा दिया। ठीक है, और ऐसे लोग थे वहाँ पे बोल्विया में जिनकी सिर्फ औसत जो आमदनी थी वो 5000 रुपये महीना ही थी। तो वो उन्होंने कहा कि हम 1000 रुपया प्रति महीना कैसे भरेंगे। तो उन्होंने इसके लिए जन संघर्ष यानी कि एक आंदोलन का रूप ले लिया। तो लोगों ने जब इसको पूरा बोल्विया में जल युद्ध का पूरा वो कर दिया, तो 2000 में सरकार ने जल का निजीकरण कर दिया, जिससे लोगों को जल का जो मासिक बजट था वो कम करना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। ठीक है, लोगों के सामने। तो जो ये आंदोलन हुआ था जल को लेकर, इस आंदोलन का नाम उन्होंने बोल्विया जल युद्ध के नाम पर रख दिया। लोकतंत्र और जो जन संघर्ष था, लोकतंत्र यानी कि दो कथाएं यानी कि अलग अलग हैं। जैसे नेपाल में युद्ध हुआ, उसके बाद बोल्विया में युद्ध हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जन संघर्ष ने एक नया रूप ले लिया। लोग अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर देते थे। तो लोकतंत्र यानी कि जो लोगों का शासन है, वो चाहते थे कि लोगों के द्वारा ही चुना जाए, चुनाव हो और लोगों के द्वारा ही नेता चुना जाए। ठीक, जिससे उन्होंने अपना जन संघर्ष जारी रखा लोकतंत्र बनाने के लिए, यानी कि जो भी ये बागडोर है देश की वो लोगों के हाथों में आ जाए। लोग अपनी मर्जी से जिसको चाहे चुनाव में जिताकर सरकार बनाएं और फिर देश में कार्य हो। उसके बाद आता है लामबंदी और संगठन। लामबंदी होता है किसी विशेष मुद्दे को लेकर विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों का एकजुट हो जाना, यानी कि विशेष मुद्दे यानी कोई विशेष मुद्दा है देश में, ठीक, तो उसको उठाया जाए। ठीक है, उस मुद्दे को देश
में उठाया जाए कि ये मुद्दा क्या है, ठीक है। उसके बाद उस विचारधारा को मानने वाले सारे के सारे लोग एक हो जाएं, चाहे उसमें कोई संगठन है, ठीक है। तो सरकार के विरुद्ध, यानी कि अगर सरकार ने कुछ ऐसी नीति बनाई है तो उसके विरुद्ध वो जन संघर्ष कर सकें, ये होता है लामबंदी, ठीक। उसके बाद आता है दबाव समूह और आंदोलन। दबाव समूह यानी कि दबाव बनाकर, दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये संगठन होते हैं। ये अपना दबाव सरकार पर बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्टियों पर अलग अलग सत्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये नियंत्रण करते हैं और अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, ठीक। तो इसे कहा जाता है दबाव समूह, यानी कि पूरा दबाव बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ग विशेष के हित और जन सामान्य हित समूह। तो वर्ग विशेष हित यानी कि किसी विशेष समुदाय या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। तो उसके बाद क्या है कि जन सामान्य यानी कि जन सामान्य यानी कि जो आम जनता है उनके हितों के लिए बोलना। एक विशेष होता है वर्ग विशेष, जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, जज है, इनके लिए। और एक होता है सामान्य यानी कि आम जनता के हित समूह, आम जनता को लेकर उठाया गया कदम, आम जनता के लिए किया गया संघर्ष, ठीक है। जैसे चिपको आंदोलन है, ठीक, ऐसे नारी आंदोलन, महिला आंदोलन, ऐसे बहुत से आंदोलन हैं जो आम जनता के लिए भी उठाए जाते हैं। तो एक इसमें आया था बामसेन। बामसेन होता है बिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों से संबंधित कर्मचारी, ठीक है, कि वो जो बिछड़ी जाति होती है, ठीक है, जिन्हें हम एससी या बीसी कैटेगरी में रखते हैं, उनके लिए आंदोलन चलाना, ठीक है, उनके लिए कोई कार्य करना, ठीक। उसके बाद आता है आपका आंदोलनकारी समूह। जो दबाव समूह है वो समान किसी आंदोलन के किसी तरह के समूह में शामिल होते रहते हैं, ठीक। ये ऐसे ऐसे समूह में शामिल होते हैं कि ये छोटे से छोटे जन संघर्ष को भी एक आंदोलन का रूप दे देते हैं। किसी मुद्दे पर, ठीक है, आंदोलन करवा लेते हैं तो उस आंदोलन को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो एक पूरा जन संघर्ष का रूप ले लेता है। तो जन संघर्ष यानी कि जनता का संघर्ष। तो इस तरह लोग अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, ठीक। अगर सरकार को लगे कि ये उनकी मांग जायज़ है तो सरकार को उस आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ता है और लोगों की उन मांगों को पूरा करना पड़ता है। तो बेटा ये था आपका लेसन, ठीक है। रीड करना है इसको अच्छी तरह और इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।